कश्मीर मुद्दे पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक आज। कई मुद्दों पर बातचीत, चुनाव और परिसीमन पर रहेगा मुख्य फोकस। बैठक में 8 पार्टियों के 14 नेता होंगे शामिल। बंगाल के नंदीग्राम केस में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ममता बनर्जी ने की बेंच बदलने की मांग। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 7 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। भोपाल में 105 के पार पहुंचा पेट्रोल। महाराष्ट्र में कोरोना केस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जताई चिंता। बोले दैनिक मामले 8,000 से नीचे न आना चिंता का विषय। नमस्कार, स्वागत है आपका ये एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और रुख कर लेते हैं इस वक्त की खबरों का। आज कश्मीर मसले पर पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक होने वाली है। बैठक में 8 पार्टियों के 14 नेता शामिल होंगे। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत होगी, वहीं चुनाव और परिसीमन पर मुख्य फोकस रहेगा। पीएम मोदी और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच दिल्ली में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एलओसी से लेकर लाल चौक तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर केंद्रीय एजेंसियों की नजर भी बनी हुई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पीएम मोदी के साथ होने वाली इस बैठक से पहले आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से भी नियंत्रण रेखा पर कोई साजिश हो सकती है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय भल्ला के अलावा कुछ अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के नेताओं के बीच होने वाली बैठक का एजेंडा फिलहाल गुप्त रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास समेत परिसीमन और अन्य मुद्दों पर स्थानीय नेताओं के साथ बात करेंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल होने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और गुलाम अहमद मीर, ताराचंद, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती, बीजेपी के निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और रविंद्र रैना, पीपुल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर बेग और सज्जाद लोन पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह, सीपीआई-एम के एमवाई तारिगामी और जेके अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी को आमंत्रित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज ये बैठक होनी है। इस बैठक में चुनाव और परिसीमन पर मुख्य फोकस रखा जाएगा। हालांकि जो मुद्दे क्या होंगे उनको गुप्त रखा गया है। मुद्दे नहीं बताया गया है कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन तमाम सारे नेताओं द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। कश्मीर मसले पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लोगों की आकांक्षाओं के बैठक में उठाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की तरफ से देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई एजेंडा ऑफ मीटिंग तो बताया नहीं गया। अब मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से लीक्स आती हैं कि ये चर्चा होगा, ये चर्चा नहीं होगा, ये टेबल पे नहीं होगा। ये मैं नहीं जानता, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता और कई लोग इस तरह के इशारे करते हैं कि वहाँ क्या एजेंडा रहेगा, किस बात पे बात होगी, किस पे बात करने दी जाएगी, ये तो अभी बता नहीं सकते। लेकिन हमारा स्टैंड जो है कि 6 अगस्त 2019, 5 अगस्त के बाद इमीडिएटली कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन जो है वो ये था कि फुल स्टेटहुड को फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए, क्योंकि एक ऐतिहासिक स्टेट को जिसकी आज आबादी कम से कम 1,40,00,000 के करीब है, उसको यूटी बना दिया गया बर्बरतापूर्ण। वो कोई मकसद नहीं। और बाकी जो है वो मुद्दे जो है जो वहाँ आएंगे उस व्यू पॉइंट कांग्रेस देगी। हर पार्टी को हक है कि वो अपनी बात वहाँ रखे
वो तो क्या बात रखते हैं, क्या इजाजत होती है, वो बात के लिए बुलाया गया है तो बात रखने का अधिकार देना चाहिए कि जो जो बात करना चाहता है करना, उस पर अमल या फैसला करना वो भारत सरकार का और केंद्र सरकार का जो है वो मैं समझता हूँ प्रेरोगेटिव है कि जो जायज़ बात है उसको उसके ऊपर विचार करना या मानना या ना मानना उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन बात करने का अधिकार सबको है। और पाकिस्तान एक हॉस्टाइल नेशन है, हमारा नेबर है, टेररिज्म यहाँ बढ़ाता है, लेकिन है तो पड़ोसी। वाजपेयी जी ने भी कहा था कि पड़ोसी मुल्क है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बिन बताए अनशेड्यूल्ड विजिट पे लाहौर गए थे। इसलिए ये फैसला तो भारत सरकार ने करना है कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते रखने और बेहतर रहें, कशीदगी कम हो। और यूपीए के समय में काफ़ी हद तक कशीदगी कम थी। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 जून यानी आज एक अहम बैठक होने जा रही है। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद ये केंद्र सरकार द्वारा की जा रही पहली बड़ी राजनीतिक पहल है, जिस पर मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मीटिंग जो आज हो रही है, ऑल पार्टी मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर जी ने कॉल की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंट टाइम में मुझे लगता है कि ये 5 अगस्त के बाद अगर आप देखें तो डीडीसी इलेक्शंस एक बड़ा पॉलिटिकल जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ उसमें, और आज जो मीटिंग हो रही है इसमें भी चर्चा जो है वो ज़रूर रहेगी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर को अगर गवर्नमेंट आपने देनी है, अगर आपने डेवलपमेंट देनी है, लोगों को वाकई इंसाफ देना है, तो फिर उसमें सभी पार्टीज को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। उसमें इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी हो सकती है। एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो लाने की कोशिश में एक ब्रॉडर कंसेंसस बनानी है। लेकिन जहां से हम देखते हैं कि ये जानते हुए कि इस मीटिंग का स्कोप जो है वो डेवलपमेंट का एजेंडा हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ जो प्लेयर्स हैं जो इनवाइटेड भी होंगे या जो इनवाइटेड नहीं है वो इसको कुछ अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको भी पता है कि वो सच्चाई नहीं है। कोई अगर इफ समबडी सेज कि 370 और 35A के ऊपर जो है वो बात होगी कि 370 और 35A दोबारा कहीं लग जाएं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर पे कंप्लीट अप्लाई कर गया उसको वापस लिया जाए, तो दे आल्सो नो रियलिटी इज कि आर्टिकल 370 होगा या आर्टिकल 35A हो या बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान आर्टिकल 16 हुआ, ये बाकी प्रावधान जो जम्मू कश्मीर के ऊपर अप्लाई कर गए और जम्मू कश्मीर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अब वैसे ही अप्लाई करता है जब बाकी जैसे हिंदुस्तान पे करता है, ये नॉन नेगोशिएबल है। महबूबा जी जो स्टेटमेंट्स देती हैं वो मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करने के लिए होती। कुछ खबरें खुद ही ऐसी दी जाती हैं कि मीडिया में सेंसेशन बनी रहे। शी आल्सो नोज इट वेरी वेल कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान से बात नहीं होगी। शी आल्सो नोज वेरी वेल कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान पे अगर बात होगी तो दैट विल बी लिमिटेड टू POJK। उसके बारे में बात होगी कि पाकिस्तान वो किन हालात में कैसे जो है किस प्रोसेस से जो है वो POJK को जो है वो वापस हिंदुस्तान को करता है। सो फार एज जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज कंसर्न्ड और लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज कंसर्न्ड, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रोल either to Pakistan or to any country other than India। ये हमारा इंटरनल मसला है, इसके ऊपर पार्लियामेंट का भी स्टैंड है कि इसमें हम आउटसाइड इंटरफेरेंस जो है वो। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 से 18 साल के बच्चों पर स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जो कि सितंबर-अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसके बाद ही हम इसका अप्रूवल मिल सकता है हमें, और तब भारत की वैक्सीन भी बच्चों को लग सकती है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की आशंका और बच्चों पर खतरे को देखते हुए फाइजर को 1 से 2 महीने में मंजूरी मिल सकती है, जिसके जुलाई मध्य या अंत से 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की संभावना है। अगर हम बच्चों की बात करें तो मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहली तो चीज यही कहूंगा कि बच्चों में बहुत माइल्ड डिजीज होता है, कोविड इतना सिवियर नहीं होता है, और अगर वैक्सीनेट प्रायोरिटाइज करनी है
तो सबसे पहले हमें बुजुर्ग लोगों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उनको वैक्सीनेट करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन की अब ट्रायल भारत में भी हो रही है। फाइजर वैक्सीन जो बाहर बनी है और उसको FDA अप्रूवल मिल चुका है बच्चों के लिए, और वो हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने वैक्सीन को भारत में आना की परमिशन दी हुई है और बच्चों में वो लग सकती है। और जो भारत में ट्रायल हो रही हैं 2 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों में, वो ट्रायल भी अब काफी तेजी से हो रही हैं और हम सबको यही उम्मीद है कि सितंबर तक या अक्टूबर तक ये ट्रायल खत्म हो जाएगी और डेटा हमारे पास आ जाएगा और फिर हमें इसका भी अप्रूवल मिल सकता है, जिससे ये भी वैक्सीन जो है बच्चों। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फाइजर और गवर्नमेंट की काफी टॉक्स हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है। जो भी उनके डाउट्स थे या जो चाहते थे काफी हद तक वो सुलझ गई हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जल्दी पे हमारे पास फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे लॉन्ग टर्म में वैक्सीन सबसे ज्यादा हमें डोजेज मिलेंगे वो भारत वाली जो भारत में ही जो वैक्सीन बन रही है उसी के ही मिलेंगे, चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की बात करें। तो फाइजर हमें सप्लीमेंट करेगा, वैक्सीन वो आ जाएगी। और जैसे हम कह रहे थे कि ऐसी कई सिचुएशन है जहां पे अभी तक जो भारत वाली वैक्सीन है उनके अप्रूवल्स नहीं है, जैसे बच्चों की बात करें तो वहां पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन को वहां पे अप्रूवल नहीं मिला हुआ, तो फाइजर को वहां पे हम यूज कर सकते हैं कि पहले बच्चों में वो लगा सकते हैं, जिससे उनमें भी थोड़ा प्रोटेक्ट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में क्या अंतर है। वायरस जो है, स्पेशली जो mRNA वैक्सीन है, ये रेगुलरली म्यूटेट करता है। लोगों का ये मानना है कि ये महीने में 2 दफा वायरस की म्यूटेशन हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो म्यूटेशन होती है वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही रहती है, क्योंकि उससे कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे यस कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वायरस म्यूटेट हुआ, लेकिन उस जगह पे म्यूटेट हुआ जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कई दफा ऐसा म्यूटेशन होता है स्पाइक प्रोटीन पे, जिसके कारण वायरस में कई चीजें हो सकती हैं जो हमें कंसर्न करती हैं, और तब हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। उसमें पहली चीज तो ये हो सकती है कि वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, ज्यादा तेजी से फैल सकता है, कि वो हम जो हमारे एस रिसेप्टर्स हैं उसमें एकदम जल्दी से चिपक जाता है और एकदम फैलना शुरू हो जाता है। तो तब एक चिंता का फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। उज्जैन की एक महिला की कोरोना से मौत के बाद और उसके साथ ही इसके लिए दिल्ली भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक कुल 5 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 3 मामले भोपाल के हैं तो वहीं 2 मामले उज्जैन के हैं। इनमें से 4 लोग तो ठीक हो गए हैं, लेकिन एक की मौत हो गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी बृहस्पतिवार को गुजरात में मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं। वह मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी में गुजरात के एक विधायक द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए पेश होंगे। सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे ने एक हफ्ते पहले राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया था। बुधवार को सूरत कांग्रेस के कानून प्रकोष्ठ के सदस्य और वकील फिरोज खान पठान ने बताया कि अदालत ने कहा था कि सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराए गए अवमानना मामले में अंतिम बयान दर्ज कराने के लिए वह 24 जून को मौजूद रहे। पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन और पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन को याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जो नए सूचना तकनीक नियमों को संवैधानिक वैधता को चुनौती देता है और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए खतरा कहता है। उन्हें एसोसिएशन ने अपनी याचिका में कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से नई सूचना तकनीकी दिशा निर्देश 2021 के नियम 18 के तहत 15 दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और 26 मई से अब तक इसके लिए 2 रिमाइंडर भी दिए गए हैं। मामले को 3 सप्ताह बाद पोस्ट करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने एसोसिएशन को अंतरिम राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है। याचिका में नियम 16 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है कि दरअसल नियम 16 केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को पूरी तरह से मनमाना सुनवाई के अवसर प्रदान किए बिना किसी भी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए आपातकालीन अवरोधक शक्तियां प्रदान करता है। सरकार ने कहा कि नियमों का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग को रोकना है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में सहयोग का वादा किया है। एससीओ देशों में एनएसए ने धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग और हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के बढ़ते जोखिमों पर चर्चा की और इस बात पर भी जोर दिया कि एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने, आधुनिक दुनिया के खतरों और चुनौतियों का मुकाबला करने में सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इस साल के अंत में लॉन्च होने वाले मिशन में देरी होने की संभावना है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर ने समय को प्रभावित किया। मामले से जुड़े लोगों ने ये बात कही। पिछले साल कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद अंतरिक्ष एजेंसी की एक समिति ने सभी पेंडिंग मिशन को फिर से निर्धारित करने के लिए समीक्षा की है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक इसरो को दिसंबर में मानव रेटेड GSLV MK III और देश के पहले और मिशन आदित्य L1 की पहली मानव रहित उड़ाने को भेजना था। एजेंसी के एक अधिकारी ने मना का नाम छुपाने की शर्त पर कहा है कि मिशन के लिए नई समय सीमा पर फैसला का इंतजार है। वहीं एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि मिशन में अपने निर्धारित समय से अधिक देरी होने की संभावना है। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश भर से उपकरण और पार्ट्स को ट्रांसफर करने में असमर्थता से अंतरिक्ष मिशन प्रभावित हुए। तीसरे चंद्रयान मिशन को 2020 के आखिर या 2021 की शुरुआत में भेजे जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसे 2022 में भेजे जाने की उम्मीद है। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर रोवर के दुर्घटनाग्रस्त होने और सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर खो जाने के तुरंत बाद सरकार ने तीसरे मिशन को हरी झंडी दिखा दी। शुरुआत में पहली मानव रहित गगनयान उड़ान की योजना दिसंबर 2020 के लिए बनाई गई थी और इसके बाद दूसरी जुलाई 2021 के लिए बनाई गई थी। तो इसरो पर ये इस साल लॉन्च होने वाले मिशन में देरी हो सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि
बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों तक बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। तो बिहार, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत अन्य भागों में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून सक्रिय है, वहीं दिल्ली एनसीआर में मानसून के लिए अभी एक सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। और इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार समेत कई प्रदेशों में बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।